गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स यूनिट सेकेंड लास्ट चैप्टर। आपको याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि यूनिट सेकेंड का एक पॉइंट रह गया था जिसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। इसी के साथ तीनों यूनिट पूरी हो जाएगी। ये टॉपिक था इकोलॉजिकल निके, पारिस्थितिक निकेत। पारिस्थितिक निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनेल्स ने 1917 में किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स ने इस शब्द का उपयोग किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओडम ने निकेत को सूक्ष्म अधिवास या सूक्ष्म निवास या माइक्रो हैबिटेट कहा था। पारिस्थितिक निकेत की अलग अलग परिभाषाएं, हम कुछ चुनिंदा परिभाषाएं पढ़ेंगे। रियलिस्टिक मतलब भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक निकेत को भोजन व शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में किसी प्राणी विशेष का स्थान स्तर बताया था। हचिंसन ने 1957 में बहुआयामी दृष्टि से निश्चित स्थान या क्षेत्र जिसमें वातावरणीय कारक किसी जीव को अनिश्चित काल तक जीवित रहने देते हैं निकेत कहलाता है। वेलेस और स्त्रप के अनुसार निकेत तो वातावरणीय कारकों का विशिष्ट तारामंडल होता है जिसमें जीव विशेष के जीने की प्रबल संभावना होती है। वास्तव में निकेत क्या होता है? जहाँ पे जीव रहता है, सुन रहे हो ना तुम? स्पष्ट परिभाषा निकेत की ये होती है कि जहाँ पर जीव रहता है, कोई जाति रहती है, उस जाति के आसपास का स्थानीय क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उस जाति की क्रियाशीलता बनी रहती है, वह क्षेत्र निकेत कहलाता है। तुम आराम से इसका मतलब समझ जाओगे टॉपिक खत्म होते होते भी, है ना। इसकी एक और परिभाषा मैं तुम्हें बताऊं। पारिस्थितिक निकेत प्राकृतिक आवास का वह सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ की पारिस्थितिक अथवा वातावरण जंतुओं के विशिष्ट प्रकार के सक्रिय जीवन व्यापन हेतु उपयुक्त होता है। निकेत को 3 समूह में बांट के अध्ययन किया जा सकता है। इन निम्न है: आवास या स्थानीय निकेत, हैबिटेट या स्पेशियल निकेत। एक से अधिक जातियां किसी भी प्राकृतिक आवास में रहती है, किंतु हर एक जाति इस आवास में अपना क्षेत्र सुरक्षित रूप से निर्धारित कर जीवन पर्यंत उसी में रहती है। ये निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र उस जाति हेतु निकेत का विशिष्ट प्रकार माना जाता है। इसे सूक्ष्म आवास या आवास निकेत भी कहा जाता है। जैसे कनखजूरा जंतुओं की विभिन्न जातियों के अध्ययन में वैज्ञानिकों ओ'नील ने 1967 में बताया कि कनखजूरों को कई जातियों का आवास स्थल प्राकृतिक मेपल ओक वन होता है जहाँ पर ये रहता है। सेकंड है पोषक निकेत, ट्रॉपिक निकेत। पोषक की पृथकता भी एक ही आवास में रहने वाली विभिन्न जातियों को अलग अलग निकेत में बांट सकती है। आप इनसे समझोगे आराम से इसका मतलब। जंतुओं में तो भोजन के अनुसार निकेत भिन्नता के स्पष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब देखना तुम कैसे। अफ्रीका के घास के मैदान है जहाँ पे शेर और जेबरा दोनों रहते हैं, ठीक है। जेबरा शाकाहारी होने से विस्तृत क्षेत्र में रहकर भोजन प्राप्त करता है, जबकि शेर का क्षेत्र सीमित होता है। तो मतलब एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग प्रकार की जीव रहते हैं और दोनों का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसका निकेत भी उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड हो जाता है। थर्ड है हाई वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल निकेत, उच्च आयतन अथवा बहुआयामी निकेत। इसे वास्तविक निकेत भी कर सकते हैं।
हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने बहुआयामी निकेत का विचार देने के साथ ही प्राकृतिक आवास में उपलब्ध साधन तथा स्पर्धा की सीमाओं का मापन भी किया। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक आवास में अनेक जातियाँ रहती है। डिफरेंट टाइप के निकेत होने के बाद भी प्राकृतिक कारक तथा भोजन, प्रकाश, वायु, खनिज पदार्थ आदि के लिए संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है। फलतः दो जातियाँ एक दूसरे के निकेत में अंशतः प्रवेशित होकर एक दूसरे के निकेत को अंशतः ढांप लेती है। इस अंशतः ढांपन को घुसपैठ भी कहा जाता है। बहुआयामी निकेत दो प्रकार के हैं: मूलभूत निकेत, फंडामेंटल निकेत, रियलाइज्ड निकेत, वास्तविक निकेत। सबसे पहले मूलभूत निकेत। इस प्रकार के निकेत में निवास करने वाली जातियों के जीवों को प्राकृतिक कारक या सुविधाओं के लिए दूसरी जातियों के जीवों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ता। मतलब मूलभूत निकेत में जातियों को प्राकृतिक कारकों की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। जबकि रियलाइज निकेत में क्या होता है, रियलाइज निकेत में क्या होता है, एक निकेत में निवास करने वाली जाति के जीवों को प्राकृतिक कारकों या सुविधाओं के लिए दूसरी जाति के जीवों के साथ कंपटीशन करना पड़ जाता है। इस प्रकार इस निकेत में सुविधाओं का लाभ कम हो जाता है। दोनों के चित्र बता रखे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के निकेत अलग अलग प्रकार से बिल्कुल पृथक हैं। जबकि वास्तविक निकेत में दोनों निकेत का कुछ हिस्सा कंबाइंड होता है, जो बीच में बता रखा है ये। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत। ये सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक गोस ने 1934 में दिया था, इसलिए इसे गोस का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्या सिद्धांत था? स्पष्ट एक दो लाइन का सिद्धांत है। ये कहता है कि दो भिन्न जातियों के जीव एक ही प्रकार के निकेत में हमेशा नहीं रह सकते। कि कहने का मतलब है, दो में से एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों को समाप्त करके या बाहर करके पूरे निकेत पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। स्पष्ट बात है। आई बात समझ में? गोस का सिद्धांत क्या कहता है? दो अलग अलग जातियों के सदस्य एक ही निकेत में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। दोनों जाति के जीवों में से एक जाति का जीव दूसरे जाति के जीवों को मारकर या बाहर करके उस निकेत पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लेता है। इसका उदाहरण भी दिया था उन्होंने। उदाहरण क्या बताया था उन्होंने बताया कि पैरामीशियम की दो अलग अलग जातियाँ पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि दो पृथक पृथक किंतु समान बर्तनों में दोनों प्रकार के जातियों के जीवों को अलग अलग विकसित किया। दो अलग अलग प्रकार के बर्तन, एक ही तरह के बर्तन, उनमें दोनों जातियों को अलग अलग तरह से उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। इसके बाद क्या किया, सुविधाओं और वातावरण वाले पृथक से तीसरे बर्तन में दोनों प्रकार के पैरामीशियम को एक साथ डाल दिया, है ना, और एक साथ विकसित करने के लिए छोड़ दिया, मतलब मिला दिया उनको। अब उनके जीव संख्या, घनत्व और वृद्धि का आरेख बनाया तो व्यवहारिक रूप से क्या पाया कि पृथक पृथक विकसित होने वाले जीवों में समान रूप से वृद्धि हो रही थी, बराबर। लेकिन जैसे ही उनको मिलाया तो क्या हुआ, 7वें दिन में पैरामीशियम कॉर्डेटम समाप्त हो गए और केवल उस तीसरे प्रकार के बर्तन में पैरामीशियम ओरेलिया ही रह गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पैरामीशियम ओरेलिया ने दूसरे प्रकार की जाति पैरामीशियम कॉर्डेटम को बिल्कुल रूप से समाप्त करके उस निकेत पर अपना एकाधिकार कर लिया है। इसी तरह का उदाहरण ट्राइबोलियम नामक आटे के बीटल्स में भी किया गया। अफ्रीका की उतली झीलों में रहने वाले अंशावर
पक्षियों फ्लेमिंगो बर्ड्स का उदाहरण भी इस प्रकार की पुष्टि करता है। अब है निकेत अतिक्रमण, निके ओवरलैपिंग। निके ओवरलैपिंग क्या होता है कि एक ही निकेत में रहने वाली दो जातियों के जीवों में भोजन की समानता होने पर दोनों में कंपटीशन संभव है। इस कंपटीशन का अंत एक जाति द्वारा दूसरी जाति को समाप्त करके उस निकेत में एक ही जाति की स्थापना से होता है, जिसको घोष का सिद्धांत भी मानता है। ठीक है। एक अन्य उदाहरण ड्रोसोफिला नामक मक्खी है, जिसकी एक जाति है ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा और दूसरी है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा कॉलोनी युक्त पिंजरे में एक गर्भिणी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर मक्खी को छोड़ देने पर कुछ समय बाद मेलेनोगैस्टर की बढ़ती आबादी से स्यूडो ऑब्स्क्यूरा नामक मक्खी जाति समाप्त हो जाती है। किंतु प्रकृति में ये भी उसी का घोष का सिद्धांत है, लेकिन इसको चुनौती देता है ये कि किंतु प्रकृति में ये देखा जा सकता है कि एक ही निकेत में दो जातियां परस्पर एडजस्टमेंट बिठाकर स्थायी रूप से रहती है, जैसा कि इस डायग्राम से दिखाया गया है। अ प्रजाति आगे ब प्रजाति पीछे, बीच में निकेत अतिक्रमण है, जहाँ पे दोनों निकेत एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो विभिन्न जीवों में एडजस्टमेंट सामंजस्य की क्रिया मुख्यतः भोजन की भिन्नता से संबंधित होती है। इससे दो जातियों के जीवों में भोजन के लिए स्पर्धा नहीं होती। वस्तुतः मूल निकेत में दोनों जातियों के जीव एक साथ रहते प्रतीत होते हैं, किंतु पोषण की भिन्नता के कारण ये वास्तव में दो उपनिकेत बनाकर जीवन व्यापन करते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वाटर बोटमैन नामक कीड़े की दो जातियां तालाब में एक साथ पाई जाती है। एक जाति आकार में बड़ी है, दूसरी छोटी है। बड़े आकार के कीड़े तालाब में पाए जाने वाले दूसरे कीड़े मकोड़ों तथा कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, जबकि छोटे कीड़े कार्बनिक पदार्थ के सूक्ष्म कणों पर निर्भर रहते हैं। ये भी माना जाता है कि कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कण बड़े कीड़ों के भोजन के बाद बचे हुए होते हैं। इनसे दोनों जातियों के कीड़ों में पोषण हेतु कंपटीशन समाप्त होकर अपनी सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंसी, पारिस्थितिक तुल्यता। दो जातियों के निकेत संरचना समान होते हुए भी जब उनमें भौगोलिक दूरियां अधिक हो जाती है, मतलब दो जातियों के निकेत संरचना में समान है, लेकिन जब उनके भौगोलिक दूरियां अधिक है तो वे पारिस्थितिक तुल्य कहे जाते हैं, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इसके उदाहरण जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है और उत्तरी अमेरिका का बाइसन, दोनों जगह पर पारिस्थितिक तुल्यता पाई जाती है, लेकिन ये भौगोलिक दूरी ज़्यादा होने के कारण ये अलग अलग है, लेकिन दोनों को हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंसी का उदाहरण मानेंगे। इसी प्रकार भारतीय हाथी और अफ्रीकन हाथी की तुल्यता भी सब जानते हैं। इन दोनों की निकेत संरचना समान प्रकार की होती है। नेक्स्ट है अपना निकेत जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ निकेत। ऊपरी तौर पर सरल और सामान्य दिखाई देने वाले निकेत वस्तुतः जटिल होते हैं। अनेक जैविक और अजैविक कारकों या घटकों पर यह जटिलता निर्भर करती है। गहरी समुद्री खाइयों गुफाओं को तुलनात्मक रूप से कम जटिल निकेत माना जाता है, कारण कि यहाँ विभिन्न कारक सामान्यतः स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत उथली झीलों तथा वनों को अधिक जटिल निकेत निरूपित किया जाता है, क्योंकि इनमें विभिन्न कारक निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। जटिल निकेत में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन चक्र भी अधिक जटिल होता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि निकेत की जटिल संरचना वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करती है। लक्षण विस्थापन। एक ही समान निकेत में निवास करने वाली मिलने जुलने लक्षण वाली दो जातियों के जीव जब एक दूसरे के क्षेत्र में ओवरलैपिंग घुसपैठ करते हैं तो घुसपैठ वाले क्षेत्र में अतिक्रमित क्षेत्र में दोनों जातियों के सदस्यों में लक्षण भेद अधिक स्पष्ट होते हैं। अतिक्रमित क्षेत्र से दूरस्थ स्थानों पर पाए जाने वाली दोनों जातियों के सदस्यों में लक्षण भेद तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं।
सिंपैथिक एंड एलोपैथिक स्पीसीज। सिंपैथिक एंड एलोपैथिक स्पीसीज। समझने के दृष्टिकोण से समस्थानिक जातियों को एक देशीय तथा विस्थानिक जातियों को भिन्न देशीय जातियाँ भी कहा जाता है। डाइवर्जेंस। अपसारिता की प्रक्रिया के कारण समस्थानिक जातियों के जीवों में लक्षण विस्थापन विद्यमान होता है, किंतु विस्थानिक जातियों के जीवों में जो भिन्न भिन्न पैतृक निवास में उत्पन्न होती है, एक समान निकेत बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आकर रहने लगती है, यह लक्षण विस्थापन नहीं होता है। इनमें लक्षण विस्थापन के स्थान पर अभिसारिता कन्वर्जेंस पाया जाता है। अभिसारिता के कारण लक्षणों की समानता उत्पन्न होती है। दो शब्द है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस पाया जाता है समस्थानिक जातियों में, कन्वर्जेंस पाया जाता है विस्थानिक जातियों में। अब यह एक है डाइवर्जेंस का मतलब सेंटर से फैला होना, सेंटर से फैला होना। जैसे राजस्थान में सेंटर में जैसे अजमेर है, अब अजमेर में रहने वाले लोगों का पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पे बिखराव होना है, तो वह राजस्थान के अजमेर के, लेकिन वह अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोग जाके रहने लग गए, तो वह कहलाएंगे सिंपैथिक जातियाँ। एलोपैथिक जातियाँ है जैसे अलग अलग पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के लोग अजमेर में आके रहने लग जाए, तो ये होता है कन्वर्जेंस यानी इकट्ठा होना, डाइवर्जेंस यानी फैलना। ठीक है, तो अभिसारिता के कारण लक्षणों की समानता उत्पन्न होती है। इसका अच्छा उदाहरण सिट्टा नामक चिड़िया की जातियाँ हैं। इन चिड़ियाओं को विस्थानिक जातियों में अभिसरण के कारण इतनी अधिक समानता दिखाई देती है कि पक्षी विशेषज्ञ अंतर ही नहीं कर पाते। इसका लाभ है, लक्षण विस्थापन को महत्वपूर्ण इसलिए भी मानते हैं, इसमें दो लाभ प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम लाभ के अंतर्गत लक्षण भिन्नता से समान निकेत में रहने वाली दो भिन्न जातियाँ भोजन की कंपटीशन अत्यंत न्यून अथवा समाप्त हो जाता है। दूसरा लाभ, लक्षण भिन्नता से आनुवंशिक पृथक्करण जेनेटिक आइसोलेशन को बल मिलता है, फलतः नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इससे जंतुओं में अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होने से जीव विकास गति को बढ़ावा मिलता है। निकेत विसंयोजन व लाभ। विभिन्न जीवों की जातियों द्वारा पृथक पृथक निकेत में निवास करना ही निकेत विसंयोजन कहलाता है। इसके अनेक लाभ है। निकेत विसंयोजन से विभिन्न जातियों के जीवों में अनावश्यक कंपटीशन समाप्त होकर उसमें टकराव की स्थिति लगभग समाप्त हो जाती है। इससे प्राणी में अपने सूक्ष्म निवास के प्रति अनुकूलता में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप संभावित विपरीत परिस्थितियों पर शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता, जो निकेत विसंयोजन के बिना असंभव होता है। निकेत विसंयोजन के विभिन्न जातियों के जीव नियमित तथा व्यवस्थित जीवन यापन करते हैं। इससे अंतर्जातीय संघर्ष में कमी आती है। निकेत विसंयोजन से उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का विभिन्न जाति के जीवों में सुविधापूर्वक वितरण भी संभव हो पाता है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म, 3 यूनिट ख़त्म। धन्यवाद।